हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के मोस्ट लव्ड रिटेल स्टॉक डीमार्ट यानी एवेन्यू सुपरमार्केट लिमिटेड की। डीमार्ट एक ऐसी कंपनी है जिसका बिजनेस सिंपल है, एग्जीक्यूशन वर्ल्ड क्लास है और वैल्यूएशन हमेशा एक्सपेंसिव रहती है। बट सवाल ये है कि क्या डीमार्ट अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए अट्रैक्टिव है? Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 रिजल्ट्स के बाद ग्रोथ स्टोरी और स्ट्रांग हुई है या स्लो हो गई है? लास्ट वीडियो में हमने समझा था डीमार्ट का बिजनेस मॉडल। अब इस वीडियो में हम कवर करेंगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, Q3 फाइनेंशियल 26 रिजल्ट डीप एनालिसिस, वैल्यूएशन रियलिटी चेक, टेक्निकल एनालिसिस एंड रिस्क एंड फ्यूचर ग्रोथ ट्रिगर्स। सो दिस वीडियो विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ फंडामेंटल एनालिसिस और इसके लिए मैंने screener.in को ओपन करके रखा है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका 52 वीक हाई और लो। सो 52 वीक हाई वाज 4950 और रिसेंटली ये 52 वीक हाई और लो के बीच में ट्रेड कर रहा है। देन हम देखेंगे इसका आर ओ सी इज़ 18। अगर आर ओ सी 20 या उससे ज़्यादा होता तो ये शायद हमारे V200 लिस्ट में आ जाता। बट आर ओ सी 18 इज़ ऑल्सो नॉट बैड। अब वो कैसे, वो मैं आपको समझाती हूँ। आर ओ सी का सिंपल मतलब क्या होता है कि कंपनी अपने लगाए हुए पैसों से कितना रिटर्न कमा रही है। सोचो कि आपने अगर बिजनेस में 100 रुपये लगाए हैं तो डीमार्ट उस 100 रुपये पर 18 रुपये का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। और रिटेल बिजनेस के लिए मार्जिन कमी होते हैं और कंपटीशन ज़्यादा होती है, उसके बाद भी अगर 18% आर ओ सी होता है तो उसका मतलब ये है कि बिजनेस एफिशिएंट है और कैपिटल वेस्ट नहीं हो रहा है। सो आर ओ सी 18 इज़ ओके। देन आर ओ ई 13.4%। अभी आर ओ ई का मतलब क्या होता है कि शेयर होल्डर्स के पैसों पर कंपनी कितना रिटर्न दे रही है। अगर इन्वेस्टर्स ने 100 रुपये का कैपिटल दिया तो डीमार्ट ने उस पर 13 या 14 रुपये का प्रॉफिट बना लिया। सो रिटेल जैसे स्टेबल बिजनेस में 12 से 15% आर ओ ई इज़ हेल्दी। इसका मतलब कंपनी स्टेडी है, ओवर रिस्क नहीं ले रही है। सो आर ओ ई इज़ ऑल्सो ओके फॉर डीमार्ट। देन स्टॉक का पी, अभी हम स्टॉक का पी देखेंगे। सो दैट इज़ 86.2। सो दिस इज़ रियली हाई। लेकिन हाई क्यों है वो समझना भी इम्पोर्टेंट है। पी का मतलब क्या होता है कि आप कंपनी के प्रॉफिट का कितना प्राइस पे कर रहे हो। डीमार्ट का पी है 86.2, मतलब आप 1 रुपये का प्रॉफिट के लिए 86.2 रुपये पे कर रहे हो। सुनने में महंगा लगता है, हाँ, तो डीमार्ट महंगा है। पर सवाल ये है कि क्या क्वालिटी भी महंगी है? मार्केट डीमार्ट को इसलिए प्रीमियम देता है क्योंकि उसका बिजनेस एकदम प्रेडिक्टेबल है, कैश फ्लो भी स्ट्रांग है, फेल होने का रिस्क बहुत लो है। सो यहाँ पे ये जो हाई पी है वो जस्टिफाइबल है। देन इंडस्ट्री पी अगर हम देखेंगे सो दैट इज़ अराउंड 40.3। अब रिटेल इंडस्ट्री का एवरेज पी है 40 और स्टॉक का पी है 86, मतलब डीमार्ट इंडस्ट्री से ऑलमोस्ट 2x प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। अभी इसका रीज़न क्या है? तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, डिसिप्लिन मैनेजमेंट है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है और ग्रोथ जो है वो स्लो हुई तो प्राइस को सफ़र करना पड़ेगा। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये एक यहाँ पे छोटा सा रिस्क है कि इंडस्ट्री पी 40 है और स्टॉक का पी 86, मतलब ऑलमोस्ट डबल है, तो एक्सपेंसिव तो है। फिर हम देखेंगे डेप्ट टू इक्विटी, दिस इज़ 0.07। डेप्ट टू इक्विटी हमें क्या बताता है कि कंपनी उधार पे चल रही है या तो फिर अपने दम पे। तो डीमार्ट का डेप्ट टू इक्विटी है सिर्फ 0.07, मतलब कि ये ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, नो डेप्ट है, इंटरेस्ट का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है और ये क्राइसिस होगा तो भी सर्वाइवल कर सकती है इजीली। और रिटेल जैसे बिजनेस में ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। सो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, राइट। तो ये पेज पे हमने देख लिया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इतने इतने। अब हम जाएंगे इसके पी पर। पी रेशियो को अगर हम देखेंगे तो लास्ट 10 ईयर का पी, ये अपना मीडियन पी है 120.4। सो 10 ईयर का मीडियन पी से नीचे ट्रेड कर रहा है, 5 ईयर का भी नीचे है, 3 ईयर का भी डाउन है, 1 ईयर 6 मंथ का डाउन है और 1 मंथ का थोड़ा सा ऊपर, मतलब कि मीडियन पी के आसपास ही है। सो ये एकदम सस्ता भी नहीं है और बहुत महंगा भी नहीं है, ये मीडियन पी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अब हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। अब इसको हम थोड़ा सा डीप में समझेंगे क्योंकि ये जो पोर्शन होता है उसी में पूरी राम कहानी छुपी होती है, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल्स। तो सेल्स मार्च 24 में कितनी थी? 4686, वहाँ से ये कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है और अभी है TTM 66,009 करोड़। और मार्च 25 तक का ही देखें तो 59।
तो स्टेडीली इंक्रीज़ हो रही है। 10 साल में अगर हम देखेंगे तो 10x जितना तो हो चुकी है, उससे भी ज़्यादा हो गई है। तो इसका सीधा मतलब है कि स्टोर्स बढ़ रहे हैं और कस्टमर्स भी आ रहे हैं और बिजनेस है वो डीमार्ट का पूरा अच्छी तरीके से एक्सपांड हो रहा है। फिर हम देखेंगे एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस भी इसके लगातार बढ़ ही रहे हैं आप देखोगे तो, राइट। अब हम इसको थोड़ा सा डीप में देखते हैं कि कहाँ पे क्या बढ़ रहा है। तो मटेरियल कॉस्ट इसकी कितनी है, 85%। ये ऑन एन एवरेज 84-85 रहा है, राइट। मटेरियल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जो सामान डीमार्ट बेचता है उसको खरीदने का खर्चा, डीमार्ट जो कस्टमर को बेचता है उसको भी किसी से तो खरीदना पड़ेगा ना, तो वो जो सप्लायर से खरीदता है उसका खर्चा जो मटेरियल कॉस्ट में हमें दिखता है। सो इसका 85% के आसपास ही स्टेबल रहा है। और रिटेल बिजनेस में सामान जो होता है स्टोर का वही सबसे बड़ा खर्चा होता है और इसीलिए 85% नॉर्मल है। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात यह है कि डीमार्ट बल्क में खरीदता है और सप्लायर्स को टाइम पे पेमेंट करता है, इसीलिए कॉस्ट कंट्रोल रहता है। हम इसके ऊपर से देख सकते हैं कि 85 ही कंट्रोल में रहा है, राइट। तो मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन प्रेडिक्टेबल है कि ये 85% के आसपास ही हमेशा रहता है। देन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी हम देखेंगे तो 3-4%, 3%, 4%, तो ये बहुत कम है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यूजुअली फैक्ट्रीज वाले बिजनेस में ज़्यादा होती है और डीमार्ट में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सिर्फ 3-4% है। इसका कारण क्या है, क्यों, डीमार्ट मैन्युफैक्चर नहीं है, वो रिटेलर है, राइट। उसको क्या खर्चा आता है, सिर्फ वो जो अपना लेबलिंग करता है ना, डीमार्ट का प्राइस टैग लगाता है हर एक आइटम के ऊपर, ये ऑफर इतनी है, ये सब जो लेबलिंग होती है ना, वो प्राइवेट लेबलिंग, उसी का उसको थोड़ा कॉस्ट आता है। तो ये 3-4% जितना रहता है। देन एम्प्लॉय कॉस्ट इज कंटिन्यूस ओनली 2%। डिसिप्लिन कल्चर, एम्प्लॉय कॉस्ट सिर्फ 2% के अराउंड है कंसिस्टेंटली। रिटेल में क्या होता है, ज़्यादा स्टाफ होता है, लेकिन डीमार्ट में लिमिटेड स्टाफ है और हाई एफिशिएंसी से वो लोग काम करते हैं क्योंकि उनके स्टोर का फॉर्मेट ही एकदम सिंपल है। इसका मतलब है कि स्टाफ की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है और कॉस्ट डिसिप्लिन स्ट्रांग है। तो एम्प्लॉय कॉस्ट कम होगी तो उसके मार्जिन भी हमें स्टेबल देखने को मिलेंगे। देन अदर कॉस्ट भी ऑलमोस्ट 1-2% है, राइट। अभी अदर कॉस्ट में क्या क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी होगी, लॉजिस्टिक होगा, जो एडमिन होगा, मिससेलिनियस कुछ भी एक्सपेंसेस हुए तो ये सब अदर कॉस्ट में आएंगे। तो डीमार्ट ने इसको भी 1-2% में ही संभाल के रखा है, उसके ऊपर नहीं गया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अननेसेसरी स्पेंडिंग नहीं हो रही है, फैंसी मार्केटिंग नहीं हो रही है, वेस्टफुल एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है, राइट। अगर आपने डीमार्ट बिजनेस मॉडल वाला वीडियो देखा है तो आपको ये सब बातें अच्छे से समझ में आ रही होगी। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ एक बार देख लेना, आपको समझने में अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो ये हमने देख लिया पूरा एक्सपेंस वाला, तो इसके ऊपर से हमें कुछ ऐसा डाउटफुल नहीं लग रहा है। देन हम देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर हम देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है, अभी तक का TTM हाईएस्ट एवर है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही जो कोर बिजनेस की ताकत हमें दिखाता है, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो कंपनी अपने मेन बिजनेस से कमाती है। डीमार्ट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो 341 से बढ़ता हुआ 4931, 10x से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुका है। इसका मतलब है कि स्टोर्स प्रॉफिट बना रहे हैं, बिजनेस भी इसका स्केलेबल है और कॉस्ट कंट्रोल अच्छे से काम कर रही है, राइट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर स्ट्रांग हो उसका मतलब कि आपका बिजनेस बहुत अच्छे से रन कर रहा है। देन OPM परसेंटेज, तो ये 7-8% है, राइट। बीच में एक 9% हुआ था, फिर कंटिन्यू 7-8% है। OPM यानी कि ऑपरेटिंग मार्जिन, ये हमें बताता है कि 100 रुपये की सेल्स पे कितना प्रॉफिट बचा। डीमार्ट का OPM है वो 7-9% के बीच में रहता है और रिटेल बिजनेस के लिए ये बहुत हेल्दी माना जाता है। और सबसे बड़ी बात कि देखो इसमें मार्जिन कभी भी कोलैप्स नहीं हुआ है, राइट। ये एकदम स्टैग्नेंट है, 7%, 8%, 7%, 8%, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। देन इंटरेस्ट में क्या होता है कि कंपनी पे उसको भी कुछ ना कुछ तो कहीं पे पैसा देना रहता है। इंटरेस्ट एक्सपेंस बताता है, राइट, कंपनी के ऊपर डेब्ट का प्रेशर कितना है। डीमार्ट का इंटरेस्ट काफ़ी सालों से कंट्रोल में आप देखोगे तो 5600, 200, कंपनी कितने लाखों रुपीज़ की है, लाखों करोड़ों की है और उसका इंटरेस्ट सिर्फ इतना है, 120 करोड़ जितना। तो इसमें एक बीच में स्पाइक हुआ था, कहाँ पे स्पाइक हुआ था, 122 के पास, राइट। फिर वापस वो मैनेजेबल हो गया।
तो इसका रीज़न सिंपल है कि डेप्ट फ्री है, डेप्ट बहुत लो है, और एक्सपेंशन जो होता है स्टोर्स का वो खुद के पैसे से, मतलब कि इंटरनल कैश से ही होता है, वो लोन लेके एक्सपेंशन नहीं करते हैं। एक पूरा स्टोर ओपन करते हैं, उससे प्रॉफिट जनरेट करते हैं, फिर उसी पैसे से वो नया स्टोर ओपन करते हैं। तो उन्होंने कभी भी लोन लेके ऐसे नए स्टोर ओपन नहीं किए हैं, राइट। तो कम इंटरेस्ट रहता है पे करने के लिए, इसके लिए टेंशन भी कम रहता है। देन डेप्रिशिएशन अगर हम देखेंगे तो डेप्रिशिएशन देख के हमें थोड़ा ऐसा लगता है कि ये बढ़ रहा है, थोड़ा टेंशन वाली बात है, लेकिन डीमार्ट में ये पॉजिटिव साइन है। क्यों? क्योंकि डेप्रिशिएशन बढ़ने का मतलब क्या है कि स्टोर्स बढ़ रहे हैं, एसेट बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इसका ग्रो कर रहा है, और ये जो ग्रोथ का जो कॉस्ट है वो प्रॉफिट ही है, लॉस नहीं है, राइट। तो यहाँ पे डेप्रिशिएशन इंक्रीज होना डीमार्ट के केस में पॉजिटिव बात है, इससे हमें घबराना नहीं है। देन नेट प्रॉफिट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट प्रॉफिट वो पैसा है जो सब खर्चे काट कूट के बाद में जो बचता है वो। डीमार्ट का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो देखो 161, 228, 9, ये कंटिन्यूसली इंक्रीज ही हो रहा है, राइट। तो ये बहुत अच्छी बात है, डीमार्ट का नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और अभी का हाईएस्ट एवर है। हर एक ईयर में आप देखोगे तो वो ईयर का हाईएस्ट एवर है। अगर हम 23 तक का डेटा देखेंगे तो 23 में हाईएस्ट एवर था, फिर 24 में वापस हाईएस्ट एवर, 25 में हाईएस्ट एवर, अभी टीटीएम भी हाईएस्ट एवर है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। देन ईपीएस भी देखेंगे तो वो भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, वो भी हाईएस्ट एवर है, राइट। तो ये वाला जो पोर्शन है प्रॉफिट एंड लॉस का, उसके अंदर हमें कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं देखने को मिला, सब ओके है। अब हम जाएंगे बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट में हम देखेंगे कि रिजर्व इसका कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, राइट, तो वो अच्छी बात है। बोरोइंग्स भी इसकी बढ़ रही है, तो ये वापस टेंशन वाली बात है, तो हम उसको और एनालाइज करेंगे बोरोइंग क्यों बढ़ रही है। तो देखो बोरोइंग में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, कुछ ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग है वो भी एकदम नेग्लिजिबल है। जो भी है वो सब कुछ लीज लायबिलिटीज़ में है। अभी लीज लायबिलिटीज़ क्या है उसका कन्फ्यूजन हम क्लियर करते हैं। एक चीज़ जो लोगों को कंफ्यूज करती है दैट इज़ लीज लायबिलिटीज़। अब तो स्टोर्स बाय करता है, रेंट पर नहीं लेता है, तो फिर बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटीज़ क्यों दिख रही है। तो डीमार्ट स्टोर्स बाय करता है, लेकिन जो स्टोर के अंदर की कई चीज़ें हैं वो लीज पर होती है, जैसे कि स्टोर के फिक्सचर्स, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एयर कंडीशनर्स, बिलिंग मशीन्स, देन वेयर हाउस इक्विपमेंट्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स, आरटी हार्डवेयर्स, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये सब चीज़ें 3 to 5 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट पर होती है और उसका फिर मंथली या तो फिर ईयरली पेमेंट करना होता है। सो इसीलिए ये सब प्लस होने के कारण हमें लीज लायबिलिटीज़ में ये वैल्यूज़ दिख रही है। और दूसरा इसमें देखेंगे फाइनल फिक्स एसेट्स भी इसके कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। CWIP में भी अभी जो प्रोजेक्ट्स है वो सब कंप्लीट होके फिक्स एसेट में आएंगे, तो उसका भी नेट प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये सब पूरा पॉजिटिव है। तो ओवरऑल बैलेंस शीट का अगर वर्डिक्ट निकालना है तो ऐसा है कि रिजर्व है इसके फास्ट ग्रो हो रहे हैं, रियल डेप्थ है उसका वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, मीन्स को ऑलमोस्ट ज़ीरो कंसिडर कर सकते हैं, राइट। 22,000 इसका रिजर्व है, उसके सामने सिर्फ 1,600 रुपये का डेप्थ है, वो भी लीज लायबिलिटीज़ वाला, तो ये ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है। और जो इसका एक्सपांसन हो रहा है वो इंटरनल कैश से हो रहा है। तो इसीलिए डीमार्ट जैसी कंपनीज होती है वो जो अगर कुछ क्राइसिस भी हो गया फाइनेंशियल तो भी अच्छे से सर्वाइव कर सकती है, राइट। अब हम देखेंगे कैश फ्लो वाले पार्ट में हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, दो ही देखेंगे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को अगर हम देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, राइट। ऑपरेटिंग कैश फ्लो का मतलब क्या होता है कि कंपनी के रोज़ के बिजनेस से जो कैश आ रहा है या जा रहा है, तो इसमें आ रहा है तो वो पॉजिटिव है। हर साल पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो रिटेल इन्वेस्टमेंट में, रिटेल बिजनेस में अच्छी बात है, राइट। मतलब कि कस्टमर से कैश एक्चुअल में आ रहा है, कहीं पे उधारी में नहीं फंसा है और बिजनेस अच्छे से ग्रो हो रहा है। सो दिस इज़ प्लस पॉइंट। फिर हम देखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अभी इसमें आपको बहुत बड़े बड़े नेगेटिव नंबर्स दिख रहे होंगे, तो इसमें भी डरने की बात नहीं है, इसको हम थोड़ा और एलाबरेट करेंगे। तो अभी देखो इन्वेस्टिंग कैश फ्लो में क्या हो रहा है, ये लोग फिक्स एसेट परचेस कर रहे हैं, नए नए स्टोर ओपन कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट परचेस, आप सब देखोगे तो ये सब स्टोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयरहाउस, वो सब के खरीदने में, बनाने में ही लगा है, उसी में पैसा जा रहा है। तो ये जो नेगेटिव अभी हमको दिखाई दे रही है वैल्यूज़, उनसे हमें घबराना नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि वो सब खर्चा कहाँ पे हो रहा है, न्यू स्टोर्स में, वेयरहाउस में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में।
सो नेगेटिव इन्वेस्टिंग कैश फ्लो का मतलब है कि फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट हो रही है तो वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर वापस कंपनी को ही ग्रो करने में यूज़ होने वाली है। सो ये भी प्लस पॉइंट ही एक तरह से। फिर हम देखेंगे इन्वेस्टर्स में प्रमोटर ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है, राइट। उन्होंने कुछ नहीं बेचा है, नहीं ज़्यादा खरीदा है, 75% के अराउंड है। FII भी 8.73% के अराउंड है, DII 9% के अराउंड है, पब्लिक ओनली 7.53% है, राइट। और इसमें भी एक 1% 2% तो स्ट्रांग हैंड है। सो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी स्ट्रांग है, राइट। तो अब अगर डीमार्ट के फंडामेंटल्स को एक लाइन में अगर हम समझे तो ये सिर्फ एक सुपरमार्केट चेन नहीं है, ये एक पूरा डिसिप्लिन ड्रिवन बिजनेस मॉडल है। सेल्स यहाँ पे लगातार ग्रो हो रही है, प्रॉफिट स्टेडीली कंपाउंड हो रहे हैं, एक्सपेंसेस कंट्रोल में है, कैश फ्लो रियल है, बैलेंस शीट बिल्कुल क्लीन है, राइट। डीमार्ट का फोकस कभी भी फ्लैशी ग्रोथ पे रहा ही नहीं है, शॉर्टकट पे नहीं रहा है, और इस कंपनी ने हमेशा एक ही काम किया है, प्रोसेस को अच्छे से फॉलो किया है, और इसी वजह से इसका जो ROCE भी स्टेबल है, डेप्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो है। सो फंडामेंटली ये कंपनी काफ़ी 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 स्ट्रांग है। अब हम देख लेते हैं इसको थोड़ा सा टेक्निकली अगर मैं देखूँ आपको तो हम सबसे पहले मंथली चार्ट को एनालाइज करेंगे। मंथली चार्ट लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमें दिखाता है, राइट। तो आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे इसका IPO आया था 2017 में, तब से कंटिन्यूस अप ट्रेंड में था 2021 तक। उसके बाद ये एक रेंज में फंस गया, आप देखोगे तो एक ऊपर नीचे नीचे 3300 से 3400 की एक सपोर्ट है, और ऊपर एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिखेगा, मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ, 4900 5000 वाला, राइट। ये एक रेजिस्टेंट है। सो प्राइस यहाँ से ऊपर नीचे कर रही है, तो स्टॉक जब तक हमारा 3300 के ऊपर है तब तक सेफ जोन में है, ये मेजर सपोर्ट है इसका। सॉरी, हम लोग है ना 3 महीने पुराना डाटा लेंगे। जस्ट अ मिनट, जैसे 3 महीने पुराना डाटा ही है मेरे चार्ट पे, राइट। तो हम देखेंगे कि प्राइस यहाँ से ऊपर नीचे कर रही है, एक रेंज में फंस गई है। मेजर सपोर्ट 3300 के आसपास है। अभी का आपका रिसेंट चार्ट के ऊपर आपको अपने कंप्यूटर में जाके देखना है, ये जो डेटा है वो 3 महीने पुराना है, ठीक है। तो स्ट्रांग मेजर सपोर्ट जोन है 3300 से 3400, और जो रेजिस्टेंस है दैट इज 4900 और 5000 ऑल टाइम हाई। तो जब तक स्टॉक 3300 के ऊपर है लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव माना जा सकता है। फिर हम वीकली के ऊपर जाएंगे, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। सो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी अगर हम देखेंगे, ओके, तो यहाँ पे भी मैंने वही सेम हमें देखने को मिलेगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो 2-3 साल से पूरा स्टॉक है वो एक ही रेंज में घूम रहा है, स्टक हो गया है, रिपीटेड उसको ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन मिल रहा है। तो आपको फिर एंट्री वैसे ही प्लान करनी चाहिए कि इसके ऊपर निकलेगा वॉल्यूम के साथ, RSI के साथ, तो फिर वो ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर सकता है, अदरवाइज वापस सपोर्ट के पास आ सकता है। तो आपको उस तरह से आप प्लान कर सकते हैं। अब हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में भी अगर हम देखेंगे तो अभी जो प्राइस है ये 3 मंथ पुराना चार्ट है, तो अभी की प्राइस आपको देखना है, और उसका हम RSI देखेंगे अभी डेली टाइम फ्रेम में तो 40-50 के बीच में ही होना चाहिए। आप देख लेना अभी का करंट क्या है। तो डेली और वीकली टाइम फ्रेम में RSI 40-50 के बीच में हो सकता है, राइट। ये 3 महीने पुराना डेटा है, तो ना तो वो ऊपर है, ना तो बुलिश है, ना तो बैरिश है, एक रेंज में अटक गया है, मिडल लेवल पे अटक गया है, ना तो ओवरबॉट है ना तो ओवर सोल्ड है, न्यूट्रल है। इसका मतलब कि स्टॉक में मोमेंटम न्यूट्रल है, और अभी उसमें कुछ भी बैरिश या तो बुलिश ट्रेंड एक्टिव नहीं हुआ है, राइट। अगर RSI आपका 70 के ऊपर ब्रेक करेगा तो फिर प्राइस स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट सिग्निफाई कर सकेगा, और अगर RSI 40 के नीचे चला जाएगा तो फिर और करेक्शन या कंसल्टेशन कंफर्म हो सकता है। सो डीमार्ट का करंट RSI ये कह रहा है कि मोमेंटम अभी इसका न्यूट्रल है, ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, कुछ कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है हमें, राइट। ना तो ये ओवरबोट है ना तो इसमें पैनिक सेलिंग हो रही है। सो इसका कंक्लूजन यही है कि अभी स्टॉक में कोई भी ट्रेंड डिसाइड नहीं हो रहा है। तो एज पर स्ट्रेटेजी, अगर आपका कोई स्ट्रेटेजी फिट बैठता है तो सपोर्ट के पास आप इसको एनालाइज करने के बाद देख सकते हो, राइट। तो ट्रेंड डिसाइड करना अभी मुश्किल है इसका,
ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप चार्ट के ऊपर देख सकते हो। अब आपको अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके एनालाइज करना है अभी का RSI कितना है, उसके ऊपर से आपको आइडिया आ जाएगा कि ये सपोर्ट को तोड़ सकता है या सपोर्ट से फिर बाउंस होकर ऊपर जा सकता है। और इसमें आपको स्ट्रैटेजी जो भी आपकी अप्लाई हो रही है उसको अप्लाई होकर आप देख सकते हैं कि इसमें एंट्री बन रही है या तो फिर वेट करना चाहिए। राइट, तो फंडामेंटली तो डीमार्ट एक चैम्पियन कंपनी है, लेकिन टेक्निकली अभी इसमें टाइम करेक्शन चल रहा है। प्राइस करेक्शन मेरे हिसाब से अभी इसमें ज़्यादा नहीं आना चाहिए, नहीं आ सकता है। टाइम करेक्शन इसमें चल रहा है अभी भी। राइट, अभी हम इसके थोड़े से जो अभी फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट आए हैं Q3 के, वो भी देख लेते हैं। अब ये बहुत सिंपल, इसको गूगल में जाके आपको लिखना है डीमार्ट Q3 FY26 रिजल्ट PDF, तो ये पूरी डीमार्ट की साइट खुल जाएगी। उसके ऊपर इन्वेस्टर अपडेट्स के नीचे फाइनेंशियल रिजल्ट्स है 25-26, उसके अंदर आपको ये ओपन करना है। राइट, तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, अगर आपके पास टाइम है तो ये पूरा आप पढ़ सकते हो, ये जो टेबल में वो लोगों ने दिया है डेटा उसको एनालाइज कर सकते हो। लेकिन अगर किसी को ये रीड करना नहीं आता है, स्टैंड अलोन आता है और कंसोलिडेटेड, तो आपको क्या करना है, साइड में AI समरी करके आता है, AI असिस्टेंट, तो उसमें आपको लिखना है कि मुझे पूरा इसका डिटेल है उसको समराइज़ करके दो। राइट, तो मैंने वैसे ही किया है, ये पूरा समराइज़ करके ले लिया है जिससे हमारा टाइम भी बचे। फिर अभी हम इस पर देखेंगे, आपको यहाँ पे जाना है फाइनेंशियल हाइलाइट्स, तो इसमें स्टैंड अलोन भी है और कंसोलिडेटेड भी है, तो हम दोनों देख लेते हैं। तो दोनों में स्टैंड अलोन का पहले हम देखेंगे, तो रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन इसका अप है, प्रीवियस 15,506 रहा, अभी 17,000 है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी अप है, अर्निंग पर शेयर वो भी अप है। राइट, कंसोलिडेटेड का हम देख लेंगे, तो उसमें भी रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट और EPS अप है। राइट, तीनों को। फिर दूसरा इसमें और हम क्या देखेंगे, और कुछ है मार्जिन डिटेल्स, ऑडिटर का रिव्यू भी एक बार देख लेना चाहिए। बोथ स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट वर रिव्यूड बाय सो एंड सो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विथ नो मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड, मतलब कि ऑडिट भी हो गया है इनके रिजल्ट का और वो ओके है, उसके बाद ही वो पब्लिश हुए हैं। देन की फाइनेंशियल रेशियो में डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.07 स्टैंड अलोन का और 0.08 कंसोलिडेटेड का। अभी का जो हमने रिव्यू किया था Screener.in के ऊपर से, तो वो भी ऑलमोस्ट सेम है। राइट, तो अभी का भी कुछ इसमें ज़्यादा फर्क नहीं हुआ है लास्ट क्वार्टर में। ऑपरेटिंग मार्जिन 8 के आसपास ही है, वह भी हमने देखा था। नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.24, 4.73, तो ये सब मतलब इसका रिजल्ट Q3 का डीमार्ट का अच्छा आया है, इसके ऊपर से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। राइट, अभी हमने डीमार्ट का फंडामेंटल भी देख लिया और टेक्निकल एनालिसिस भी कर लिया, दोनों देख लिए हैं। तो एक सिंपल सा अल्टीमेट कंक्लूजन ये निकलता है कि फंडामेंटली डीमार्ट एक वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी नहीं होता है, प्राइस भी सही टाइम पे एंट्री करना अच्छा बात है। अगर हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को भी गलत प्राइस से बाय कर लेंगे तो हम फंस सकते हैं। वीकली चार्ट पर स्टॉक अभी भी क्लियर ट्रेंड में नहीं है, वो एक रेंज या तो कंसोलिडेशन जोन में है। डेली चार्ट भी सिग्नल दे रहा है कि बायर्स तभी कॉन्फिडेंट होंगे जब प्राइस मेजर सपोर्ट से बाउंस करेगी। राइट, हमने देखा था यहाँ पे डेली का भी सपोर्ट ड्रॉ करके देखा था, तो यहाँ से अगर प्राइस बाउंस करेगी, ये 3 महीने पुराना डेटा है, वापस याद दिला रही हूँ आपको, अभी का डेटा देखना है, अभी का जो चल रहा होगा वो, और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखे हैं, तो इसको आप रेफरेंस के लिए देख सकते हो। राइट, तो प्राइस जब तक यहाँ से सपोर्ट से बाउंस ना करे पॉजिटिव कैंडल के साथ, बायर्स तभी कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। राइट, तो अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का प्लान कर रहे हो तो डीमार्ट पोटेंशियली एक अच्छी बैट है, वर्दी बैट है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ आपको एंट्री लेनी चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट के साथ, तो ही आपको अच्छे से फ़ायदा दे सकता है। और हाँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ और मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपना एनालिसिस अपने एंड पे करना है। उम्मीद है कि ये टेक्नो फंडा एनालिसिस आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, क्योंकि मेरा गोल सिर्फ स्टॉक डिस्कस करना नहीं है, आपके इन्वेस्टिंग प्रोसेस को और स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो अब फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नया एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, कीप इन्वेस्टिंग, बी हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।